नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रभाकर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के बारे में। जो सीटेट का 7 जुलाई का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इसमें एसएसटी पूछा जाता है अपर प्राइमरी में, उस सब्जेक्ट में जो 60 नंबर का क्वेश्चन होता है, कितना 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है, क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या? ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में एसएसटी नाम से बनाया गया प्रभाकर एकेडमी पे, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करें, क्या? जो वीडियो में दिया गया उसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या? हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, इतिहास होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके दोस्तों, आइए देश के नाम क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देश का नाम क्या? इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ। कैसे निकला हुआ है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या संस्कृत में क्या बोला जाता है? सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों को और यूनानियों ने सिंध को हदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। क्या कहा है? इंडिया कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने कि एक समूह के लिए किया जाता था। जो भारत नाम है, उसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक काल लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में है, मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? अतीत की जानकारी। हमको अगर पीछे की जानकारी जानना है तो उसको हम कैसे जानेंगे? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। जो पुस्तकें हैं उसको ढूंढेंगे और उसको पढ़ेंगे, तब उसके हम अतीत की जानकारी के बारे में जान सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, ये किससे लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इन्हें पांडुलिपि मनुस्क्रिप्ट कही जाती थी। क्या बोली जाती थी? मनुस्क्रिप्ट बोला जाता था या पांडुलिपि बोला जाता था। अब पांडुलिपि होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि पांडुलिपि होता क्या है। पांडुलिपि मनुस्क्रिप्ट, ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों, पाम लीव अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज बिर्च नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र हैं। क्या है? बिर्च बार्क है पर लिखी मिलती थी, जो ये पांडुलिपि थी। ठीक है, ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। किसमें? मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, मेडिसिन्स तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो आम लोग थे वो लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। अब अभिलेख क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। क्या? उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये उत्कीर्ण किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तथा इसका उनका पालन करते, जब उसको देखेंगे तो राजा का जो मैसेज रहेगा उसको पालन करेंगे। अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखा करते थे। जो शासक आपस में लड़ाई करते थे तो जो जीतते थे उस लड़ाई को इस अभिलेखों में रिकॉर्ड के रूप में रखते थे, डॉक्यूमेंट के रूप में रखते थे। अब हम डिस्कस करते हैं, क्या? पुरातत्वविद के बारे में डिस्कस करते हैं। पुरातत्वविद क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट, वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति। जो वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसे हम पुरातत्वविद कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा
खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। जो जानवरों की हड्डियां और चिड़ियों की हड्डियां, मछलियों की हड्डियां भी वो लोग ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। आरंभिक मानव, अर्लीस्ट पीपल, लोग कैसे रहते थे उसके बारे में। जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्रह मीन्स हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि, जो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। मीन्स वो क्या करते थे, जानवरों को मारते थे और इकट्ठा करके उसके बाद मिल करके खाते थे, तो इसलिए उनको हंटर गैदरर्स कहा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। क्या पकड़ते थे, मछलियों को पकड़ते थे, उसके साथ साथ बर्ड्स को भी पकड़ते थे। फल मूल दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। पत्थरों के औजार का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया करते थे। पत्थर का जो औजार था उसको, जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो खोद करके खाई जाती थी, तो इसका यूज करते थे। और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि लोग गुफा केव्स क्या होता है, में इसलिए रहते थे, जो लोग थे वो गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास थी। कहाँ पे थी ये जो गुफाएं थी, नर्मदा घाटी के पास थी। और पूरा स्थल मीन्स साइट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजारों, बर्तनों और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे साइट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, पूरा पाषाण काल मीन्स द पैलियोलिथिक्स। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यह शब्द पुरानी यानी प्राचीन, यह दो शब्द जो है, दो शब्दों से मिलकर बना। किससे, पूरा मीन्स प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक काल, मध्यकाल एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। इसी काल के दौरान जो है 99% जो घटनाएं थी पूरा पाषाण काल के समय ही घटित हुई थी। आइए डिस्कस करते हैं। क्या, मध्य पाषाण युग के बारे में डिस्कस करते हैं। मध्य पाषाण युग क्या, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेजोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसका जो समय था, इस काल के पाषाण औजारों आमतौर पर बहुत मोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया और आरी जैसी औजारें मिलते हैं। जो हाथे से मुट्ठा में हाथे से पकड़ने वाले जो होते हैं उसको मुट्ठे बोलते हैं। ठीक है, तो साथ साथ पूरा पाषाण काल वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में करते हैं। नवपाषाण युग क्या होता है, नियोलिथिक्स। नवपाषाण युग, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। इसे क्या बोलता है, नवपाषाण युग कहा जाता है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। कहाँ पे है, चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। सीरिया से कौन सा पत्थर लाया गया, चकमक पत्थर, और लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ लाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या,
खेती और पशुपालन वो लोग कैसे करते थे, खेती और पशुपालन कैसे करते, फार्मिंग एंड हर्डिंग। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवर की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। क्या दिया गया? बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। फ्रांस क्या है? फ्रांस में गुफा में कई चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या? हड़प्पा सभ्यता नगर। जो हड़प्पा सभ्यता नगर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हड़प्पा सभ्यता नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं हड़प्पा जो सभ्यता है। ठीक है, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, और पत्थर के बाट, मुहरे, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले थे यहाँ से। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। क्या कहा है? ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा है, और जो निचला वाला भाग है को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। क्या पे कैसे बनाई जाती थी? पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया जाता गया था, और जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार दिया था। क्या दिया गया था? उसका नाम दिया महान स्नानागार दिया था। जो मोहनजोदड़ो से बुलाता है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, तो महान स्नानागार मिला था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, कालीबंगा और लोथल के बारे में। कालीबंगा और लोथल जिसे जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले थे। क्या मिले थे? अग्निकुंड मिले थे, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जो नगरों का आरंभ था वो 4700 साल पहले हो चुका था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत जो है 3900 साल पहले हो गया था शुरुआत। ठीक है, अन्य नगरों का विकास जो है लगभग 2500 साल पहले हो चुका था। अन्य नगरों का विकास। अब कच्चे माल कहाँ से लोग कर पाते थे? कच्चा माल, रॉ मटेरियल कहाँ से पाते थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राज्य के आज के राजस्थान से करते थे। कहाँ से करते थे? आज का जो राजस्थान स्टेट है वहाँ से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देशों ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर प्रीशियस स्टोन्स का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई। जब नदियां सूख गई तो हो सकता है कि सभ्यता खत्म हो गई हो, और अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, और इस कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हो सकता है, लेकिन नदी के बगल में और उसके और दूरी पे रहेगा जो, वो उससे कोई इफेक्टेड नहीं होगा। आइए डिस्कस करते हैं फेयंस क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फेयंस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। जो फ्रेयंस है वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या प्लास्टिक स्फटिक पत्थरों से के चूड़ को गोंद में मिला करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे।
आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या ऋग्वेद के बारे में। जो ऋग्वेद के बारे में डिस्कस करते हैं, ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और जिन्हें सूक्त कहा जाता है। प्रार्थनाओं को क्या बोला जाता है? सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक संस्कृत है, प्राकृतिक संस्कृत है या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था, मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। ये तो पहले भी बताया गया था, लेकिन बट 200 साल पहले छापने का काम किया गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में करते हैं, महापाषाण काल, मेगालिथ। क्या मेगालिथ के बारे में? शिलाखंड महापाषाण, महा मीन्स बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अब आइए डिस्कस करते हैं जनपद के बारे में। जनपद के बारे में डिस्कस करते हैं। जनपद, जन मतलब लोग। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। क्या? जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि ये लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। आइए डिस्कस करते हैं महाजनपद के बारे में। महाजनपद होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों महाजनपद, क्या महाजनपद होता है? करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इसलिए इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रह करके अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां भाग, पूछा जाता है कि 1/6वां भाग दिया जाता था महाजनपद में। हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। क्या बोला जाता था? जिसे भाग बोला जाता था। कृषि में परिवर्तन, कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ? इस युग में क्या हुआ? इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। हल जो था उसका जो फार था वो लोहे का बनने लगा था। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से खोदा जा सकता था और लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया था। क्या? धान के जो पौधे हैं, इस समय बोई जाने वाली जो फसल है वो धान ही है, तो धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया था। अर्थात खेतों में बीज छिड़क करके धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया था। अब आइए डिस्कस करते हैं मगध के बारे में। मगध क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मगध, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती हैं। कहाँ से? गंगा और सोन नदियां जो है मगध से होकर के बहती हैं। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए थे। बिहार में राजगिरी आधुनिक का इसमें राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र मीन्स आज का पटना जो है को राजधानी बनाया गया और मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। मगध क्या था? एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली विहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ या संघ कहते हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। जो बुद्ध थे और महावीर थे दोनों लोग गढ़ या संघ से संबंधित थे। आइए डिस्कस करते हैं क्या बुद्ध की
कहानी, जो बुद्ध थे उनकी जो कहानी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे। क्या थे? बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्हें घर के जो सुखों को छोड़ दिया। क्या किए थे? जो घर के सुख थे उनको छोड़ दिया। उन्हें बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और वे वाराणसी के निकट सारनाथ स्थित गए। सारनाथ में चले गए और जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने वहीं पे बिताया। पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया। लोगों को एजुकेशन भी देते रहे। उसी में एजुकेशन देते देते उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। क्या है? इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी है। किसमें दिया है? प्राकृतिक भाषा में दी है बुद्ध ने अपनी शिक्षा को। अब आइए डिस्कस करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। डिस्कस करते हैं बौद्ध धर्म होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। क्या था? सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ है। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का फी सियेन काफी प्रसिद्ध है। जो चीनी बौद्ध यात्री फी सियेन था वो ज्यादा प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था और स्वेन सांग जो है 14 साल पहले, वेन सांग जो था 1400 साल पहले आया था और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया और स्वेन सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, बिहार में भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। जो भगवद गीता है वह महाभारत की एक हिस्सा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। क्या थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। अब जैन धर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। जैन धर्म क्या है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। क्या थे? क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने क्या किया था? घर को छोड़ दिया था और जंगल में रहने थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। कठिन और एकाकी जीवन जो है 12 वर्ष तक व्यतीत किया। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। और जैन धर्म जिन शब्द से निकला है, जैन धर्म जो है जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या है? विजेता। जिनका क्या है? विजेता अर्थ होता है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी है। महावीर जो थे अपनी शिक्षा प्रकृति में दी थी। आइए संघ के बारे में डिस्कस करते हैं। संघ क्या होता है उसके बारे में। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। जो घर के जो छोड़ देगा उसके लिए संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया। जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए बनाए गए नियम को क्या वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो नियम है वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। आइए एक साम्राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है एक साम्राज्य? एन एम्पायर के बारे में। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को
काट कर बनाया गया, उन पत्थरों को काट करके बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। बोला जाता है कि जो सारनाथ का अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ से लिया गया। ये दोस्तों पूछा जाता है, मेन इंपॉर्टेंट है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। किसकी, चंद्रगुप्त की सहायता की थी। वंश जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें ही वंश कहा जाता है। क्या बोलाता है, वंश कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, मौर्य वंश। क्या, मौर्य वंश। मौर्य वंश, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये तीनों जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या था, जो मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा जो सेल्यूकस निकेटर था उसका ये एम्बेसडर था मेगास्थनीज। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू कर दिया। चीन की जो दीवार थी उसका निर्माण शुरू कर दिया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। जो पशुपालक लोग थे उनसे रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। जो चीन की दीवार है 2000 वर्षों तक उसका निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं क्या, अशोक के बारे में डिस्कस करते हैं। अशोक, अशोक क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अशोक, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। धम्म संस्कृत शब्द का प्राकृतिक रूप है। जो धम्म है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। और अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक जो थे वो बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र तथा श्रीलंका में दूत भेजे थे। जो अशोक थे उन्होंने क्या किया था, सीरिया में, श्रीलंका में, ग्रीस में अपने दूत को भेजे थे। गांव में रहने वाले लोग, जो गांव में लोग रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाओं को क्या बोला जाता है, उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास को कड़ैसियार और आदिमाई कहलाते थे। क्या, आदिमाई कहलाते थे। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। क्या बोलते थे, गृहपति बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जातक। जातक क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जातक वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी और बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। जातक में प्राचीन शहरों के बारे में बताया गया है। वहाँ गए नाविकों, यात्रियों के द्वारा विवरणों द्वारा भी पता चलता है। आइए आहत के बारे में डिस्कस करते हैं। आहत क्या होता है, सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोले भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काट करके या धातु के चपटे गोलाकार से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते थे, आहत सिक्के कहलाए। और ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग
अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं। आइए सिक्के के बारे में और कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन क्या पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चांदी या सोने के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने से कार्ड इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत का मतलब मार करके पीट करके बनाया जाने से इसलिए आहत बोलता जाता है। मथुरा एक क्या है, धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर, यहाँ कृष्णा भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो मथुरा था कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इसी इत्र बनाने वाले नेवालों के उल्लेख भी मिलते हैं। जो बनाने वाले थे उनके उल्लेख भी मिलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अरिकामेडु। अरिकामेडु क्या होता है? अरिकामेडु क्या होता है? लगभग 2200 से लेकर के 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। क्या था? एक पत्तन था, बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। क्या मिले हैं? एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। रोम के बारे में डिस्कस करते हैं। रोम क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है। किसका शहर था? ईंटों का शहर था। व्यापार और व्यापारी के बारे में डिस्कस करते हैं। व्यापार, ट्रेड एंड ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रेड एंड ट्रेडर्स। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी पुकारते थे। जो काली मिर्च थी उसको काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका यह एक अर्थ है कि 3 मुखिया। ठीक है, मुंदेवार का मतलब 3 मुखिया। 7 वाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कौन था? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। डिस्कस करते हैं रेशम मार्ग। क्या? सिल्क रूट के बारे में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कर सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उसको रेशम मार्ग से जाना गया, प्रसिद्ध हो गया। सिल्क रोड पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे सुप्रसिद्ध जो शासक था कुषाण थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन था। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आइए वंशावलियों के बारे में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या वंशावलियाँ क्या होती हैं? चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। जो कवि कालिदास थे और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कालिदास और खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे किनके दरबार में थे? तो महाराजाधिराज चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के दरबार में थे। आइए हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में डिस्कस करते हैं। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि वाणभट्ट थे। ये पूछा जाता है दोस्तों कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था? तो वाणभट्ट था। ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। क्या लिखी थी? हर्षचरित लिखी थी। ये पूछा जाता है कि वाणभट्ट की कौन लिखा है, क्या कौन सी संस्कृति लिखी है? तो जीवन हर्षचरित लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। चीनी यात्री स्वैनसांग मतलब कि वेनसांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। जो ह्वेनसांग थे
काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में डिस्कस करते हैं। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी, और जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच ही स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और यह एक व्यापारिक केंद्र था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। जो पुलकेशिन द्वितीय थे सबसे प्रसिद्ध राजा चालुक्य राजा थे। उनके बारे में दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है, प्रशस्ति से पता चलता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती है? प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन में के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले पोस्टरल ट्राइब्स होते थे। क्या थे? पोस्टरल ट्राइब से घुमक्कड़ कबीले होते थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। धातु विज्ञान। धातु विज्ञान होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्रों में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे, मतलब क्राफ्टमैन थे, और उन्हें तांबे के धातु कर्म, धातु शोधन, कॉपर मेटलर्जी की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर के कांसा भी बनाया था। तांबे और टीन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे, और भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, और खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ये टाइप्स ऑफ क्या है? लोहे के प्रकार हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अजंता के बारे में। अजंता का स्तूप जो है क्या है? यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। अधिकांश चित्र कहाँ बनाए गए थे? मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिज से बनाए गए हैं। किससे बनाए गए हैं? पौधे तथा खनिज से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। जो कलाकार जो हैं ऐसे जो बनाए गए उसके कलाकार क्या हैं? अज्ञात हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट है? करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की है। किसने की है? इलांगो नामक कवि ने की है। तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया है। कालिदास संस्कृत में लिखते थे। कालिदास जो थे संस्कृत में लिखते थे। अब पुराण के बारे में डिस्कस करते हैं। पुराण क्या होता है उसके बारे में। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ पुराण में सुनाई जाती हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जो पुराण हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जो स्त्री थी और शूद्र थे उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। केवल क्या करते थे? जो इसको सुन सकते थे। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। जो पुराण है और महाभारत है उसको व्यास नाम के ऋषि ने उसको संकलित किया है। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। रामायण के लेखक वाल्मीकि को, महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है जो रामायण के लेखक थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्यभट्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्यभट्ट गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने का भी विधि ढूंढ निकाली थी, और उसके साथ साथ आर्यभट्ट ने जीरो का भी आविष्कार किया था। जो जीरो था, जब जीरो दिया हमारे भारत ने, तब
दुनिया को तारों की गिनती आई। ये गाना आप अच्छे से सुन लीजिएगा, उससे बहुत सारी सीखें आपको मिलेगी। अब आइए डिस्कस करते हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। क्या है? एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत जो थे चौथी शताब्दी ईस्वी में थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। मतलब कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। कहाँ पे पहुंची? 1400 साल पहले कोरिया तक पहुंची। अब शब्दावली के बारे में डिस्कस करते हैं। शब्दावली क्या होता है? हिंदुस्तान शब्द आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो इलाके था उससे था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए भी किया था। आइए अभिलेखागार के बारे में डिस्कस करते हैं। अभिलेखागार होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों मनीस्क्रिप्ट को संग्रहित किया जाता है। आज भी सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुरानी सरकारी अभिलेखों और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। प्रतिलिपियां क्या होती हैं? प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। पर्यावास हैबिटेट क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को पर्यावास हैबिटेट बोलते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं जाति पंचायत के बारे में डिस्कस करते हैं। जाति पंचायत क्या होता है? अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। भाषा तथा क्षेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है लैंग्वेज एंड रीजन? सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में मवाबारी, तमिलनाडु में गौड़ी, बंगाल में अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है संस्कृत भाषा को। आइए डिस्कस करते हैं क्या संस्कृत ग्रंथों के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था और इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ जाता था। और संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता था। ठीक है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था इतिहासकारों ने। अब कुरान के बारे में डिस्कस करते हैं। कुरान शरीफ क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। जो व्यापारी थे उनके द्वारा या अप्रवासी थे उनके द्वारा पहुंचा था।
मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, वरुणा, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नए राजवंशों का उदय, द इमरजेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टिक। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत सबऑर्डिनेट्स या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी आदि घोषित कर देते थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कदम्ब, मयूर, सरमड़ और गुर्जर प्रतिहार। हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर के शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए थे। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, जिसमें बिहड़ू की नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह भित्ति चित्र राष्ट्रकूट काल की कृति है। क्या है? राष्ट्रकूट काल की कृति है। महाराजा धीराज राजाओं के राजा को कहा जाता था और त्रिभुवन चक्रवर्ती 3 भुवनों की स्वामी को होता था। त्रिभुवन मतलब 3 भवनों को जो स्वामी होता, भुवनों का स्वामी होता था, उसको त्रिभुवन बोला जाता था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर हैं वेटी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। पैसा नहीं लिया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था जबरन। ठीक है। प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सब सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को ऐसा दर्शाना चाहते थे कि कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियां का बखान किया है। और संस्कृति में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का भी वर्णन मिलता है। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे और ये तामपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में 12वीं शताब्दी क्या है उसके बारे में डिस्कस करें। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। जो कल्हड़ जो है उसके द्वारा रचा गया है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्या शासक जो थे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया भी था और अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास भी किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने गुजरात के सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, बहुत बार लूटा था। उसने अलबरूनी जो है नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो अलबरूनी लिखे थे, क्या किताब का नाम क्या है? तो किताब उल अल हिंद। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या चाहमान क्या है? चाहमान जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चाहमान का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी को जो अफगान शासक था 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। 1192 में जो मोहम्मद गोरी ने उसको पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, जिससे कि और भी दोस्तों को हेल्प मिले और
जिससे कि वो लोग भी अच्छा खासा नंबर लेकर आए। अपर प्राइमरी में SST में 60 में से 55 नंबर तो लाना ही है। मिस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।